इसी में अपन देख लेते विषाणु जनित रोग। वायरस से होने वाले रोग, पशुओं में वायरस से होने वाले रोग, जिसमें अपने 3-4 डिजीज इसके अंदर देख लिए थे। अपन ने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था FMD, फुट एंड माउथ डिजीज। फुट एंड माउथ डिजीज, इसके कई सिनोनिम्स मैंने आपको बताया था, जिसको मुरेन रोग भी कहा जाता है, एप्थस फीवर इसको कहा जाता है, एंजूटिक एप्थी भी इसको कहा जाता है। ये एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है, वायरस से होने वाला एक कंटामिनेटेड रोग होता है। कंटामिनेटेड का मतलब होता है ये जो डिजीज है ये एक पशु से दूसरे पशु में उसके संपर्क में आने से फैलता है, सही है, इसलिए इसको कॉन्टाजियस वायरल डिजीज कहा जाता है। रोग कारक है, इसका रोग कारक कौन था? पिकोरना वायरिडी फैमिली का सदस्य था, जिसको बोला जाता है एप्थो वायरस। पिकोरना वायरिडी का सदस्य था, कौन सा सदस्य था? एप्थो वायरस, जिसकी वजह से ये रोग होता है। इसके स्टेन पाए जाते हैं, 7 प्रकार के स्टेन पाए जाते हैं, जैसे कि OAC, SAT फर्स्ट, SAT सेकंड, SAT थर्ड और एशिया फर्स्ट। ये 7 प्रकार के स्टेन इसके पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसके 4 स्टेन पाए जाते हैं, OAC और एशिया फर्स्ट। ये 4 प्रकार के स्टेन अपने इंडिया में इसके पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी एपिडेमियोलॉजी भी अपन ने देखी थी। एपिडेमियोलॉजी मतलब ये फैलता है, ये स्त्रावों के द्वारा फैलता है, यानी कि पशु में जो स्त्राव होते हैं, शरीर के स्त्राव, जैसे कि दुग्ध के अंदर ये हो सकता है, मुख से होने वाला स्त्राव हो गया, नासा छिद्र से होने वाला स्त्राव हो गया। इसके अलावा इस रोग के अंदर जो माउथ होते हैं उसके अंदर अलग अलग वेसिकल्स बन जाते हैं, यानी कि अल्सर बन जाते हैं, एक मतलब फफोले जैसी संरचना बन जाती है, जिसके अंदर तरल पदार्थ भरा होता है। जब ये फफोले फूटते हैं, तरल पदार्थ बाहर निकलता है, और वो तरल पदार्थ किसी भोजन के द्वारा या संक्रमित पानी के द्वारा या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के से पशु को संक्रमित कर सकता है। ऐसी स्थिति खुरों के बीच में देखने को मिलती है, सही है। और ऐसे पशु जिनके अंदर जो खुर होते हैं वो विभाजित होते हैं, ऐसे पशुओं में ये रोग ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा रूमिनेंट्स पशु जो होते हैं, शीप, गोट, इसके अलावा कैटल, बफेलो, उनके जो खुर होते हैं वो 2 भागों में बटे होते हैं, और इनके खुरों के बीच में जो स्किन होती है वहाँ पे ये रोग सबसे ज़्यादा फैलता है। वहाँ पे जो स्किन होती है वो थोड़ी कमज़ोर स्किन होती है, जिस वजह से ये जो वायरस होता है वहाँ पे अपना प्रभाव दिखाता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं हॉर्स की, तो हॉर्स का जो खुर होता है वो विभाजित नहीं होता, जिस वजह से उसमें ये डिजीज होता है बहुत ही कम पाया जाता है। ये होगी इसकी एपिडेमियोलॉजी। इसके अलावा रोग होने की दर जो होती है, जिसको मोर्बिडिटी रेट कहा जाता है, इसकी 100% होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई पशुशाला है जिसके अंदर 40-50 गाय एक साथ बंधी हुई है, अगर किसी एक में ये रोग होता है, FMD रोग किसी एक पशु के अंदर होता है, तो वो बाकी सभी पशुओं को संक्रमित कर सकता है, सही है, बाकी सभी पशुओं को संक्रमित कर सकता है। इसको बोला जाता है मोर्बिडिटी रेट, मतलब संक्रमण दर, संक्रमित करने की दर। इसके अलावा एक होती है मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट मतलब मृत्यु दर। इसमें मृत्यु दर जो होती है वो बहुत ही कम होती है, 20 से यानी कि 2 से 20% तक मृत्यु दर इसकी होती है, जो एक कम मात्रा होती है, मतलब कम ही इसमें मृत्यु हो पाती है पशु की, इसलिए मृत्यु दर इसकी ज़्यादा नहीं होती। रोगजनकता की बात करें तो रोगजनकता में इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 1 से 21 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, सही है, 1 से 21 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसके अलावा नेजोफेरिंग्स में जाता है, नेजोफेरिंग्स में या फेरिंग्स में जाने के बाद ये वहाँ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको छेदते हुए कहाँ जाएगा? ये लिम्फ नोड में जाएगा, लिम्फ नोड से होते हुए रक्त में जाएगा। यानी कि अब आप कह सकते हो, डायरेक्ट कह सकते हो कि कहीं से भी ये प्रवेश करे, ये वायरस होता है वो शरीर में किसी भी वजह से प्रवेश करे, लास्ट में या अंत में ये जाएगा कहाँ? रक्त के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा? रक्त में जाएगा। और रक्त से होते हुए ये शरीर के अलग अलग जो अंग होते हैं, जैसे कि ओरल कैविटी हो गई, मुख गुहा हो गई, इसके अलावा खुर हो गए, इसके अलावा जो अडर होता है उसकी दीवारें हो गई, वहाँ पे ये अपना प्रभाव दिखाता है। वहाँ की कोशिकाओं में डिजेनरेटिव चेंजेस कर देता है, मतलब 2 प्रकार के चेंज करता है, जिसे एक तो बोला जाता है हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी का मतलब तो वहाँ की कोशिकाएं जो होती है वो साइज में बढ़ जाती है, इसको हाइपरट्रोफी कहा जाता है। और कोशिकाओं के अंदर किसी प्रकार का बदलाव करता है तो उसको हाइपरप्लेसिया कहा जाता है, सही है। ये 2 प्रकार के बदलाव वहाँ पे कोशिकाओं में करता है, और धीरे धीरे क्या करता है, वहाँ पे जो कोशिकाएं होती है उनको धीरे धीरे नष्ट करने लगेगा, नेक्रोसिस करेगा, और वहाँ पे फफोले जैसी संरचना
बनती जाएगी। जैसे कि कहाँ पे कौन कौन से स्थान हो गए, एक तो मुख गुहा हो गई, सही है, एक हो गए खुरों के बीच में जो स्किन पाई जाती है वहाँ, दो, और तीसरा स्थान कौन सा है, तीसरा है अडर। अडर मतलब जो अयन का भाग जो होता है वो उस जगह पे भी अपना प्रभाव दिखाता है। और जब ये फूटते हैं, जब ये फफोले फूटते हैं तो इनसे तरल पदार्थ निकलता है और इन तरल पदार्थ के अंदर ये वायरस उपस्थित होता है। और जब ये तरल पदार्थ किसी स्वस्थ भोजन को संक्रमित करते हैं या स्वस्थ पानी को संक्रमित करते हैं और उसको पीने के बाद कोई पशु इनसे संक्रमित हो सकता है, या अपन कह सकते हैं डायरेक्ट अगर कांटेक्ट में इन्हें इस तरल के कांटेक्ट में कोई स्वस्थ पशु आता है तब भी ये जो है वायरस होता है वो संक्रमित पशु को कर सकता है। इसके अलावा जो छोटे जो पशु होते हैं जिनको काव या यंग काव जो बोला जाता है, यंग काफ जो पशु होते हैं उनके अंदर ये वायरस होता है, इनके हार्ट को भी प्रभावित करता है, उनका हृदय जो होता है उसको प्रभावित करता है। और हृदय के अंदर सफ़ेद रंग की मटमेले सफ़ेद रंग की धारियाँ बन जाती है, सही है, उनके हृदय में मटमेले सफ़ेद रंग की धारियाँ बन जाती है, जिस वजह से इस कैरेक्टर को बोला जाता है टिग्रोइड हार्ट अपीयरेंस, टिग्रोइड हार्ट अपीयरेंस। और मैंने आपको बताया था कि टिग्रोइड हार्ट अपीयरेंस एक कंडीशन है जो किसमें पाई जाती है, एफएमडी के अंदर। और यंग काफ जो होते हैं, यंग काफ, उनके अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है। कई बार एग्जाम में इसको क्वेश्चन को पूछा गया है कि टिग्रोइड हार्ट अपीयरेंस कौन सी डिजीज में देखने को मिलती है, कौन सी डिजीज में, एफएमडी के अंदर, सही है। तो ये हो गई इसकी पैथोजेनेसिस होगी। क्लिनिकल साइन सारे के सारे अपन ने बात की थी, शरीर का तापमान बढ़ना, भूख नहीं लगना, उत्पादन कम होना, सुस्त होना, मुंह में छाले पड़ना, सही है, छाले जब फूटते हैं तो उनसे तरल पदार्थ बाहर निकलता है, या अपन कह सकते हैं लार की मात्रा मुंह से ज़्यादा निकलती है, सही है। इसके अलावा फफोले में जो रंग होता है वो गेहूँ रंग का तरल पदार्थ उसमें भरा होता है जिसके अंदर वायरस होते हैं। और ये जो फफोले होते हैं मुख गुहा के अंदर, इसके अलावा जो खुर होते हैं उनके बीच में स्थान या अडर अयन जो होता है वहाँ पे उसकी स्किन के ऊपर ये फफोले दिखाई दे देते हैं। तो ये सारे लक्षण अपन देख लिए थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके पैथोजेनेसिस, इसके डायग्नोसिस। इसकी पहचान किस प्रकार की जाती है? पहचान के लिए पहले तो लक्षणों के आधार पर, जैसे कि मैंने कई लक्षण इसके बताए थे, टिग्रोइड हार्ट अपीयरेंस का पाया जाना, इसके अलावा मुख के अंदर छाले पड़ना, पैरों के अंदर छाले पड़ना, अयन जो होता है, अडर होता है, उसमें भी छाले देखने को मिलते हैं। तो उन लक्षणों के आधार पर आप पता कर सकते हैं कि यह डिजीज कौन सा है, एफएमडी। इसके अलावा कई प्रकार के टेस्ट भी हैं, जैसे कि टिश्यू कल्चर, द्वारा इसका पता लगाया जा सकता है। एनिमल इनोकुलेशन, इसके अलावा सीएफटी के अलावा एफएटी, एलाइजा, ये सारे टेस्ट हैं जिनके आधार पर भी एफएमडी का पता लगाया जा सकता है या एफएमडी की डायग्नोसिस की जा सकती है। अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो एफएमडी के समान लक्षण प्रदर्शित करते हैं, उनका पता होना भी आवश्यक होता है। ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं? वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस, के अंदर मुख गुहा के अंदर छाले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट हो गया वेसिकुलर एक्जेंथेमा, बोवाइन वायरल डायरिया, म्यूकोजल डिजीज, रिंडरपेस्ट, हो गया। इसके अलावा लंपी स्किन डिजीज,
डिजीज, सी पॉक्स। पॉक्स के अंदर भी ऐसे लक्षण आपको दिखाई देंगे। तब अपन आगे पॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, सही है। चेचक के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको शरीर के ऊपर दाने दाने निकले जैसी संरचना दिखाई देगी, जो किससे मेल खाती है, एफएमडी में जो फपोले बनते हैं उनसे वो मेल खाती है। इसके अलावा फुट रोट डिजीज, फुट रोट इन सीप, ये डिजीज हैं जो लक्षण किसके समान लक्षण प्रदर्शित करते हैं, एफएमडी के समान। जब आप एफएमडी का ट्रीटमेंट करो या डायग्नोसिस करो तो ये डिजीज भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप एफएमडी सोच के उसका डायग्नोसिस कर रहे हो, लेकिन हो सकता है वो इनमें से कोई दूसरा रोग हो सकता है, जैसे कि वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस हो गया, वेसिकुलर एक्जेंथेमा, बोवाइन वायरल डायरिया, म्यूकोजल डिजीज, रिंडरपेस्ट, लंपी स्किन डिजीज, सी पॉक्स या फुट रूट इन सीप। ये अलग अलग प्रकार के डिजीज हैं जो किसके समान लक्षण दिखाते हैं, एफएमडी के समान। ये हो गया इनका डिफरेंशियल डायग्नोसिस। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बाद में ट्रीटमेंट। उपचार, ये एक प्रकार का वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज है तो जाहिर सी बात है इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। वायरल डिजीज का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। वायरल डिजीज का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। अपन केवल उसके लक्षणों का उपचार कर सकते हैं, लक्षणात्मक और सहारात्मक उपचार कर सकते हैं। लक्षणात्मक व सहारात्मक उपचार, सही है। लक्षणात्मक और सहारात्मक की बात करें तो जैसे कि अगर हाई फीवर है, बुखार है, तो बुखार को कम करने के लिए एंटीबायोटिक दे सकते हैं। अगर मुख्य गुहा में छाले पड़ गए और पशु कुछ खा नहीं रहा है, सही है, छाले पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है उसके खाया नहीं जाएगा, तो उस वजह से पशु जो होता है भूखा रहता है, शरीर के अंदर एनर्जी नहीं रहती है, तो उस एनर्जी, पशु को एनर्जी देने के लिए फ्लूइड थेरेपी की जा सकती है। फ्लूइड थेरेपी की जा सकती है। दर्द को कम करने के लिए एनाल्जेसिक दी जा सकती है, एनाल्जेसिक दी जा सकती है, सही है, जिसमें नशेड़ के अपन काम में ले सकते हैं। इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए या जो पशु के जो छाले होते हैं उनको कम करने के लिए नशेड़, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ये काम में ले सकते हैं, सही है। इसके अलावा सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक काम में ले सकते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन जैसे कि अगर वायरस, टाइफाइड वायरस का अगर शरीर में अटैक होता है तो उस वजह से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से बाकी और बैक्टीरिया या कवक जो होते हैं वो शरीर के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, तो उनको रोकने के लिए अपन सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए, उनके द्वारा जो इन्फेक्शन होता है उसको बोला जाता है सेकेंडरी इन्फेक्शन, उसको रोकने के लिए अपन काम में ले सकते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जिसके अंदर अपन एंड्रोक्लोक्सासिन आप काम में ले सकते हो, सही है, पेनिसिलिन काम में ले सकते हो, ओटीसी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन काम में ले सकते हो, या सल्फा ड्रग्स काम में ले सकते हो। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक काम में ली जाती है। इसके अलावा मुख के जो छाले होते हैं, मुख के छालों को कम करने के लिए या उनको ठीक करने के लिए उनको 1%
1% पीपी सॉल्यूशन, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, जिसको बोला जाता है पीपी सॉल्यूशन, जिसको अपन नॉर्मल भाषा में लाल दवा कहते हैं। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट जिसको बोला जाता है पीपी, जिसको बोला जाता है जिसको पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, यानी कि पीपी सॉल्यूशन से मुख के जो छाले हैं उनको साफ किया जाए। 1% पीपी सॉल्यूशन से मुख के जो छाले होते हैं उनको साफ किया जाए। इसके अलावा 0.5 से 1% सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी उनको साफ किया जा सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है, NaOH, इनसे भी इसको साफ किया जा सकता है। इसके अलावा 1 से 2% सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के घोल से भी इसको साफ किया जा सकता है। और साफ करने के बाद जो छाले होते हैं उनके ऊपर बोरोग्लिसरीन लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है, बोरोग्लिसरीन। क्या लगाई जाती है, बोरोग्लिसरीन लगाई जाती है। पहले तो इनको पीपी सॉल्यूशन से साफ किया जाता है, इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम कार्बोनेट से इनसे साफ किया जाता है। उन छालों को साफ करने के बाद उनके ऊपर बोरोग्लिसरीन लगाई जाती है। ये तो हो गया मुख के छालों का इलाज। दूसरा, पैर में जो छाले हैं उनको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, वो अपन नेक्स्ट देखते हैं। पैरों के छालों के लिए क्या करना चाहिए, 1% फिनाइल, इसके अलावा पोटेशियम परमैंगनेट, या पीपी सॉल्यूशन जिसको बोल सकते हैं, डायरेक्ट पीपी सॉल्यूशन लिख लो। पीपी सॉल्यूशन जो 1% पीपी सॉल्यूशन जो होता है उससे साफ किए जा सकते हैं। और इनको 3 से 4 दिनों तक साफ किया जाता है। 3 से 4 दिनों तक इनको साफ किया जाता है। इसके बाद में फिनाइल से साफ करने के बाद या पीपी सॉल्यूशन से साफ करने के बाद उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है, आयोडीन का घोल जो होता है, जैसे कि बीटाडीन होता है, वो जो होता है वो उस छालों के ऊपर लगा दिया जाता है। बीटाडीन या जो भी आयोडीन से बने जो सॉल्यूशन होते हैं वो सारे उसके ऊपर लगा दिए जाते हैं। कई बार उन छालों के अंदर क्या पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। उन कीड़ों को मारने के लिए टर्पेंटाइन ऑयल, तारपीन का तेल काम में लिया जाता है, जिससे कि जो कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं। उसके बाद में इसके अलावा थनों का इलाज, थनों या अडर आयन जो होता है, आयन का इलाज, इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए 2% बोरिक एसिड, 2% बोरिक एसिड जो होता है, 2% बोरिक एसिड को थनों के ऊपर या आयन के ऊपर लगा के उन छालों का इलाज किया जाता है। सही है। इसके अलावा इनको गर्म पानी से धोना चाहिए, ये हो गया इसका ट्रीटमेंट, FMD का ट्रीटमेंट।
इसके बाद में आता है रोकथाम और नियंत्रण। रोकथाम और नियंत्रण के अंदर, रोकथाम में नियंत्रण, इसके अंदर वही पशुशाला की साफ सफाई अच्छे से होनी चाहिए, अच्छे से डिसइंफेक्टेंट से पशुशाला की साफ सफाई होनी चाहिए। जो संक्रमित पशु है उसको स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए, खान पान भी उसका अलग रखना चाहिए, ताकि उसके जो तरल पदार्थ जो शरीर से बाहर निकलते हैं वो किसी भी स्वस्थ या अच्छे स्वस्थ जो भोजन होता है उसके अंदर उसको संक्रमित ना कर सके। इसके अलावा इसकी वैक्सीनेशन काम में ली जाती है। इसको रोकने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है वैक्सीनेशन। इसकी 3 प्रकार की वैक्सीन उपलब्ध है। एक होगी किलर वैक्सीन, इसके अलावा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एडजोर्बेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एडजोर्बेट, ये एक वैक्सीन होगी, एक वैक्सीन का नाम है। इसके अलावा जो एक और वैक्सीन है वो है पॉलीवेलेंट वैक्सीन। पॉलीवेलेंट वैक्सीन, ये 3 प्रकार की वैक्सीन है जो एफएमडी के रोकथाम के लिए काम में ली जाती है। और इन वैक्सीन को बारिश होने से पहले, जब बारिश का मौसम शुरू होता है उससे पहले इनको लगाया जाता है। तो ये हो गया एफएमडी कंप्लीट। एफएमडी के बाद में नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पोक्स। नया डिजीज है पोक्स डिजीज, जिसको चेचक भी कहा जाता है। चेचक, पोक्स डिजीज, यह डिजीज जो है पोक्स डिजीज, ये मुख्य रूप से गाय के अंदर हो सकता है, भैंस के अंदर, भेड़, बकरी, घोड़ा, सुअर, मुर्गियों में, लगभग सभी प्रकार के जीवों में ये हो सकता है, जिसके अंदर रूमिनेंट्स आ गई और नॉन रूमिनेंट्स भी इसमें आ सकते हैं। रूमिनेंट्स और नॉन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स के अंदर कैटल, बफेलो, शीप और गोट। सही है। नॉन रूमिनेंट्स में हो सकता है हॉर्स, हो सकता है सुअर, हो सकता है पिग, इसके अलावा पोल्ट्री, इनके अंदर ये डिजीज हो सकता है। इसके अलावा ह्यूमन में भी ये हो सकता है, मनुष्य में भी हो सकता है, इसलिए इसको जूनोटिक डिजीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जूनोटिक डिजीज। तो पशुओं से मनुष्य में होने वाला डिजीज क्या कहलाता है? जूनोटिक डिजीज। क्या कहलाता है? जूनोटिक डिजीज। इसको उपनाम की अगर बात करें तो इसको वेरियोला भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? वेरियोला भी इनको कहा जाता है। इसके अलावा पोक्स, चेचक और वेरियोला, ये 3 प्रकार के नाम इसके हो गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी की। इटियोलॉजी, तो इटियोलॉजी की अगर बात करें तो इसमें चेचक वायरस जिसको बोला जाता है, चेचक वायरस यानी कि पोक्स वायरस, पोक्स वायरस ये पशुओं को संक्रमित करता है। पोक्स वायरस जो होता है तो पोक्स वायरिडी फैमिली से संबंधित होता है। पोक्स वायरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। कौन सा वायरस है? पोक्स वायरस। तो अलग अलग पशुओं में अलग अलग संक्रमित करते हैं। जैसे कि अगर कैटल को संक्रमित करने वाला जो पोक्स वायरस है उसको काउ पोक्स कहा जाता है।
कैटल को यानी कि काऊ को संक्रमित करने वालों को क्या कहा जाता है, काऊ पॉक्स। इसके अलावा बफेलो को संक्रमित करने वाला को बफेलो पॉक्स। सीप को प्रभावित करने वाला सीप पॉक्स, गोट को प्रभावित करने वाला गोट पॉक्स। इस प्रकार से इस वायरस का अलग अलग नाम है। इसके अलावा ये वायरस जो होता है त्वचा स्नेही वायरस होता है, त्वचा स्नेही वायरस। त्वचा स्नेही का मतलब होता है कि ये अपना रोग जो होता है, रोग के लक्षण त्वचा के अंदर दिखाता है। आपने चेचक या पॉक्स देखा होगा, मनुष्य में भी आपने देखा होगा कि शरीर के ऊपर जो होती है, स्किन के ऊपर हल्के हल्के दाने पड़ जाते हैं, लाल लाल कलर के हल्के हल्के दाने पड़ जाते हैं। उसी प्रकार ये पशुओं के अंदर भी होता है, पशुओं में भी लाल लाल कलर के दाने पड़ जाते हैं। जहाँ पे अडर जो होता है, अडर की स्किन बहुत ही मुलायम होती है, सही है, अयन की जो स्किन होती है वो बहुत ही मुलायम होती है, जहाँ पे इसके जो लाल लाल दाने जो होते हैं वो अच्छे प्रकार से दिखाई देते हैं। काऊ की बात करें तो अगर काऊ में पॉक्स वायरस अगर संक्रमित कर रहा है तो उसके अंदर आपको अयन के अंदर आपको इसके अच्छे से लक्षण देखने को मिलेंगे, सही है। इसके अलावा ये एक प्रकार का डीएनए वायरस है। डीएनए वायरस है मतलब डीएनए से बना हुआ वायरस होता है। एनवेलोप्ड होता है। एनवेलोप्ड का मतलब होता है कि इसके ऊपर आवरण पाया जाता है, इस वायरस के ऊपर आवरण पाया जाता है। इसकी संरचना जटिल संरचना होती है, जिसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कह सकते हैं अपन, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये हो गया पॉक्स के बारे में। पॉक्स का जो वायरस है एटियोलॉजी, चेचक वायरस जो किससे संबंधित है, पॉक्स वायरिडी फैमिली से संबंधित है। पॉक्स वायरस जो डीएनए वायरस होता है, जो कि त्वचा स्नेही वायरस अपने इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये अपना लक्षण जो होता है वो त्वचा में दिखाता है। इसके अलावा एनवेलोप होता है, मतलब इसके ऊपर कवरिंग पाई जाती है, जिस वजह से ये पर्यावरण में कई वर्षों तक जीवित रह सकता है। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे अलग अलग चेसिस के बारे में, जैसे कि काउ पॉक्स के बारे में, बफेलो पॉक्स हो गया, हॉर्स पॉक्स हो गया या सी पॉक्स हो गया। इनके अलग अलग लक्षण प्रदर्शित होते हैं। ये काउ के अंदर अलग लक्षण प्रदर्शित करता है, इसके अलावा सीप के अंदर ये अलग लक्षण प्रदर्शित करता है, हॉर्स के अंदर अलग लक्षण प्रदर्शित करता है, सुअर के अंदर ये अपना अलग लक्षण प्रदर्शित करता है। और इसके आधार पर, इनके आधार पर ही इसके नाम क्या पड़े, काउ पॉक्स हो गया, बफेलो पॉक्स हो गया, हॉर्स पॉक्स, सी पॉक्स, इसके अलावा सुअर पॉक्स, ये उनकी प्रजाति के आधार पर ही इनके नाम दिए गए हैं। तो काउ पॉक्स नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे।